हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा सिंह लंदन। सो आज जो मेरा वीडियो है वो बेसिकली क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड एक वीडियो है, क्योंकि मैंने जो अपने डिपेंडेंट वीज़ा और पीएसडब्ल्यू वीज़ा से रिलेटेड जितने भी वीडियोस बनाए हैं उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो काफ़ी सिमिलर था, तो मुझे बार बार सेम ही आंसर रिप्लाई करनी पड़ रही थी, जो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें मैं अप्रॉक्स टॉप 20 क्वेश्चंस जो मुझे कमेंट्स में पूछे गए हैं उसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली वीडियो के थ्रू दे दूँ, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो जाके सारे कमेंट्स पढ़ने के लिए, ताकि आपको आपका आंसर मिल सके। आप डायरेक्टली मेरा ये वीडियो देखो और आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन और कंसर्न है आपको उसका आंसर मिल जाए। मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में जितने भी कॉमन क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं वीज़ा से रिलेटेड, चाहे वो पीएसडब्ल्यू वीज़ा हो चाहे वो डिपेंडेंट वीज़ा हो, मैं उस क्वेश्चंस को कवर अप करूं और उसका मैं आपको क्लियर आंसर यहाँ पे दे दूं। सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो, हियर वी गो। पहला क्वेश्चन है जो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था मेरे पीएसडब्ल्यू वीडियो के कमेंट में, कि उन्होंने अपना पीएसडब्ल्यू एप्लीकेशन कर दिया है और उनको कितने दिनों बाद वीज़ा ऑफिस से कंफर्मेशन मेल आएगी या उनको उनके पीएसडब्ल्यू वीज़ा का स्टेटस पता चलेगा। सो गाइज, जब आप अपना पीएसडब्ल्यू एप्लीकेशन करते हैं तो आपको 8 वर्किंग वीक्स मैक्सिमम वेट करना पड़ेगा। वर्किंग वीक्स को ज़रूर कंसिडर करें, क्योंकि बीच में जैसे अभी क्रिसमस का हॉलीडे आ गया था और न्यू ईयर की हॉलीडे थी, तो उस टाइम पे जो वीज़ा ऑफिसेज है वो बंद होती हैं, तो वो उस पर काम नहीं करते, ऑफिसेज काम नहीं करती हैं, तो उस टाइम पे आपका वीज़ा डिले थोड़ा हो सकता है। ऐसे वो मैक्सिमम बोलते हैं कि 8 वर्किंग वीज में आपको आपका जो स्टेटस है वो यूकेवीआई आपको मेल करके बता देगा। ठीक है, सो आप परेशान ना हो। बहुत सारे लोग कमेंट्स में परेशान हैं, वो पूछ रहे हैं कि 20 डेज हो गया, 25 डेज हो गया, मेरा वीज़ा कब आएगा। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर पता करना बहुत ही मुश्किल है कि किस बेसिस में यूकेवीआई ये डिसीजन लेता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको 1 हफ्ते में वीज़ा मिल गई है, किसी को 2 हफ्ते में मिली है, किसी को 25 दिन में मिली है। जैसे मेरे केस में मुझे 3 वीक्स वेट करना पड़ा था। 3 वीक्स के बाद जाके मुझे मेरी यूकेवीआई से कंफर्मेशन मेल आई थी ग्रेजुएट वीज़ा की। ठीक है, तो आप परेशान ना हो। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन प्रॉपरली फिल की है तो आप 8 वर्किंग वीक्स के अंदर में आपका ग्रेजुएट वीज़ा का भी जो डिसीजन है वो आपको मिल जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो आता है कि आपका यूकेवीआई से कंफर्मेशन मेल आ चुका है कि आपको ग्रेजुएट वीज़ा अप्रूव हो गया है और आप यहाँ यूके में 2 इयर्स रह सकते हो। उस मेल के आने के बाद आपको कितने दिन में बीआरपी मिलेगी, आपकी नई बीआरपी। सो 3 to 5 वर्किंग डेज लगते हैं गाइज, आपकी न्यू बीआरपी आपके पोस्टल एड्रेस पे भेज दी जाएगी। मुझे 3 दिन में मेरा बीआरपी मेरे पोस्टल एड्रेस पे मिल गई थी। और आपको 2 मेल आएगा, एक यूकेवीआई से मेल आएगा कि आपकी बीआरपी को पोस्टल एड्रेस पे भेज दिया गया है रॉयल मेल के थ्रू, और एक दूसरी मेल आएगी रॉयल मेल के कि रॉयल मेल से आपकी बीआरपी को डिस्पैच कर दिया गया है। सो ये 2 मेल आपको मोस्ट प्रोबेबली, जैसी आपको रॉयल मेल की मेल आ जाती है, विद इन फ्यू आवर्स आपका बीआरपी आपके घर पे हो जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि जब वो अपना पीएसडब्ल्यू एप्लीकेशन कर रहे हैं या उन्होंने कर दिया है और वो रिजल्ट अपना वीज़ा का कंफर्मेशन आने का वेट कर रहे हैं, तो क्या वो यूके छोड़ के जा सकते हैं, चाहे अपने कंट्री या चाहे कहीं घूमने। सो गाइज, ये क्लियरली यूके गवर्नमेंट के वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है और मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी क्लियरली बोला है कि आप जब अपना पीएसडब्ल्यू एप्लीकेशन कर रहे हैं और आपका कंफर्मेशन मेल आने का आप वेट कर रहे हैं, आप यूके छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आपको यूके में ही रहना होगा। ये दोनों के लिए लागू होता है, जो मेन एप्लीकेंट है पीएसडब्ल्यू कर रहे हैं उनके लिए भी, और ये डिपेंडेंट्स के लिए भी अप्लाई होता है कि वो यूके छोड़ के कहीं और नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी बेसिस है, क्योंकि शायद किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि कोई इमरजेंसी आ गई है और उनको इंडिया जाना पड़ेगा और उन्होंने ऑलरेडी पीएसडब्ल्यू एप्लीकेशन कर दिया है,
है, सो प्लीज़ गाइज उस केस में आप होम ऑफिस से कांटेक्ट करें, क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है कि इमिग्रेशन चेक में या एयरपोर्ट पे कैसे उनको पता चलेगा कि आपने PSW अप्लाई किया है कि नहीं किया है। सो लेट्स नॉट टेक रिस्क, बी ऑन सेफर साइड। अगर आपकी इमरजेंसी नहीं है तो आप प्लीज़ UK ना छोड़ के जाएं, और अगर कोई इमरजेंसी चीज़ आ गई है तो आप होम ऑफिस को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा है कि बहुत सारे लोगों का सरनेम नहीं मेंशन रहता है। ठीक है गाइस, तो देखिए आपने तो पहले पासपोर्ट अप्लाई किया होगा, तो पासपोर्ट में भी फोरनेम और सरनेम और फोरनेम का ऑप्शन आता है हमारे पासपोर्ट में। ठीक है, तो आप अपने पासपोर्ट को देखो, आपके पासपोर्ट में अगर सरनेम जो है वो ब्लैंक है, ठीक है, और आपके फोरनेम में आपका फर्स्ट नाम दिया हुआ है, तो आप जब PSW अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेम अपने पासपोर्ट में जो मेंशन किया हुआ है वैसा ही मेंशन करना है। मुझे पता है कि PSW एप्लीकेशन करने के टाइम पे सरनेम जो है वो ऑप्शनल नहीं है, वो मैंडेटरी है, आपको उसमें फिल करना होगा। सो अगर आपके पासपोर्ट में भी, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं सरनेम में भी अपना फर्स्ट नेम डाल देते हैं और फोरनेम में तो अपना फर्स्ट नेम रहता ही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई सरनेम नहीं होता तो मैं अपने सरनेम में पूजा ही डालती, तो वो हो जाता पूजा पूजा। ठीक है, सो अगर आपका ऐसा किया हुआ है पासपोर्ट में, देन आप वो सेम चीज ही अपने PSW एप्लीकेशन के टाइम पे भी करेंगे। आप अपने सरनेम में भी अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिए, और आपके फर्स्ट नेम में तो आपका फर्स्ट नेम रहेगा ही। ठीक है, सेकेंड चीज है, अगर आपके पासपोर्ट में सिर्फ आपका फर्स्ट नेम है और सरनेम में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन आप जब PSW करेंगे तो आपको सरनेम देना पड़ेगा, तो आप सिर्फ एक डॉट दे सकते हैं। ठीक है, एक डॉट, एक फुल स्टॉप का जो डॉट होता है आप वो दे सकते हैं। तो जब आपकी जब नई BRP आएगी तो वो आपके, जैसे फॉर एग्जांपल पूजा और वहाँ पे सरनेम के वहाँ पे एक डॉट रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि उनका सरनेम नहीं है तो हम क्या करें। तो पहली चीज़ आप पासपोर्ट देखें, पासपोर्ट पे कैसे दिखा हुआ है, क्योंकि वही सेम चीज़ आपके BRP पे आना चाहिए, क्योंकि ये आपका ID चेक है। दूसरा, अगर सरनेम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ फर्स्ट नेम दिखा रहा है, तो आप जब PSW एप्लीकेशन करें तो जस्ट एक डॉट पुट कर दे। हम क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें जब हम डिपेंडेंट वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं। सो इसमें दो सिनेरियो है, इसमें दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन है कि अगर आप मैरिड कपल हैं तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होगा, सो आप वो मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। उस सिचुएशन में आपको कोई और डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आपको काउंसिल टैक्स, यूटिलिटी बिल्स या जॉइंट बैंक अकाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अनमैरिड कपल हैं, पार्टनर हैं लेकिन अनमैरिड है, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, उस सिचुएशन में आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट देनी पड़ेगी, चाहे जॉइंट अकाउंट हो, यूटिलिटी बिल हो या फिर आपकी काउंसिल टैक्स हो। ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसे भी सोशल मैरिजेस हैं जहाँ पे उनको मैरिज सर्टिफिकेट शायद नहीं मिला है या उन्होंने नहीं लिया है, उस सिचुएशन में भी आपको काउंसिल टैक्स या जॉइंट बैंक अकाउंट या यूटिलिटी बिल जहाँ आप दोनों का नाम साथ में है, आपको वो अपलोड करना होगा। इसमें एक और डॉक्यूमेंट है जो आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जॉइंट बैंक अकाउंट भी नहीं है, काउंसिल टैक्स नहीं है, यूटिलिटी बिल नहीं है, तो आप क्या करें कि आप दोनों के पास बैंक अकाउंट होगा डेफिनेटली। मेन एप्लीकेंट के पास भी एक बैंक अकाउंट होगा और डिपेंडेंट के पास भी एक बैंक अकाउंट होगा। दोनों के ही बैंक स्टेटमेंट में होम एड्रेस दोनों का सेम होगा, क्योंकि आप दोनों साथ रहते हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, तो आप दोनों का एड्रेस सेम होगा। तो आप उस सिचुएशन में दोनों अपनी बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर दें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे पार्टनर के साथ इस घर में रहती हूँ तो मेरा भी एक बैंक अकाउंट होगा और मेरे पार्टनर का भी बैंक अकाउंट होगा, और हम दोनों का जो होम एड्रेस है जो स्टेटमेंट पे दिखता है वो दोनों सेम होगा। तो मुझे भी अपना स्टेटमेंट और अपने पार्टनर का स्टेटमेंट अपलोड कर देना होगा। वो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कि आप दोनों पार्टनर हैं और आप दोनों सेम एड्रेस पे रहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि IHS फीस को लेके जब आप अपने डिपेंडेंट वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं, सो मुझे कमेंट में कुछ लोगों ने बोला कि उनसे डिफरेंट अमाउंट मांगा जा रहा है जब वो एप्लीकेशन कर रहे हैं अपने डिपेंडेंट वीज़ा की। जैसे कुछ लोगों से 315 पाउंड्स वहाँ पे एप्लीकेशन में शो कर रहा है डेट यू हैव टू पे 315 पाउंड्स, किसी को 470, किसी को 0 पेमेंट करने के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है 715 पाउंड्स
वो तो आपको पे करना है, लेकिन IHS फीस जो है डिफरेंट डिपेंडेंट्स के लिए डिफरेंट आ रही है अमाउंट। सो सबसे पहले तो आप ये परेशान ना हो कि आपकी एप्लीकेशन रॉन्ग हुई है। आपकी एप्लीकेशन एब्सोल्युटली राइट है अगर आपने अपने सारे डिटेल्स प्रॉपरली फिल किए हैं, ठीक है। दूसरी चीज है कि जब आप स्टूडेंट वीजा में अपने डिपेंडेंट को लेकर आए थे तब भी आपने IHS की पेमेंट की थी। सो यूके गवर्नमेंट कुछ मंथ कैलकुलेशन के बेसिस पे ये अमाउंट आपके एप्लीकेशन में शो करता है, ठीक है। सो आपको वहां जो भी अमाउंट शो कर रहा है गाइज, आप वो पे कर दे। आप परेशान ना हो या एप्लीकेशन को स्टॉप ना करें कि ये क्यों ये अमाउंट दिखा रहा है, अलग अलग अमाउंट क्यों दिखा रहा है, मुझे कोई दूसरा अमाउंट दिखा रहा है, मेरी फ्रेंड ने जब किया तो उसको दूसरा अमाउंट दिखा रहा है, क्योंकि वो यूके गवर्नमेंट अपने मंथ कैलकुलेशन के बेसिस पे IHS की फीस आपसे चार्ज कर रहा है। सो आपको जो भी एप्लीकेशन में उस टाइम पे आपको दिखा रहा है पेमेंट, आप वो कर दे और अपनी एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड करें। बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा भी सुना है और मैंने पता किया है कि जब डिपेंडेंट की वीजा आ जा रही है उसके बाद यूके गवर्नमेंट जो रिमेनिंग अमाउंट है उसकी आपको एक मेल भेज रहा है और एक लिंक भेज रहा है कि आप जो रिमेनिंग अमाउंट आपकी इतनी IHS की है आप उसको पे करें, ठीक है। सो हो सकता है कि वीजा आने के बाद आपको आपकी रिमेनिंग अमाउंट पे करना पड़े, लेकिन आपको इसमें परेशान नहीं होना है क्योंकि इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। ये यूके गवर्नमेंट की कैलकुलेशन है जो वो आपसे कह रहे हैं पे करने के लिए, आप उसे पे कर दे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछी गई है कि क्या आपको 2 डिफरेंट अकाउंट क्रिएट करना है अपने PSW एप्लीकेशन के लिए और डिपेंडेंट एप्लीकेशन के लिए। सो यस गाइज, आपको 2 डिफरेंट अकाउंट्स बनाने हैं। PSW एप्लीकेशन जो है वो मेन एप्लीकेंट की एप्लीकेशन है, उसकी लिंक अलग है यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट अपनी अकाउंट क्रिएट करके पूरे प्रोसेस को फिल करेगा। डिपेंडेंट के लिए एक अलग लिंक है यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा। आपको वहां पे जाके अपने डिपेंडेंट की अकाउंट क्रिएट करनी है, डिटेल्स फिल करना है और वो डिपेंडेंट वीजा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। सो आपको 2 डिफरेंट अकाउंट्स बनाने हैं, एक अकाउंट में आप 2 एप्लीकेशंस नहीं कर सकते हैं। फिर मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या डिपेंडेंट जो है वो 40 आवर से ज्यादा काम कर सकते हैं, क्या वो PSW में या डिपेंडेंट वीजा में कोई प्रॉब्लम आएगा। सो गाइज, डिपेंडेंट जो आते हैं हमारे साथ उनके पास कोई टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, वो कोई भी काम कर सकते हैं, सिर्फ स्पोर्ट्समैन पर्सन या कोच नहीं बन सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो जितनी आवर्स चाहे वो उतना आवर्स काम कर सकते हैं, पर कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है और उनके डिपेंडेंट वीजा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट एट द सेम टाइम कुछ लोगों ने ये भी मुझसे पूछा है कि जो स्टूडेंट हैं वो 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं कि नहीं। सो गाइज, मैं अपने चैनल पे लीगली ये प्रमोट नहीं करूंगी कि आप एज अ स्टूडेंट 20 आवर्स से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। सो गाइज, डोंट कीप एनी रिकॉर्ड, ठीक है। सो आप कोई भी रिकॉर्ड ना रखें उस काम का और आप लीगली 20 आवर्स के पेमेंट ही अपने बैंक अकाउंट में ले और बाकी पेमेंट को एक्सेप्ट ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मोबाइल एप्लीकेशन को लेके कि जो यूके इमिग्रेशन ID चेक ऐप है जो आपको NFC फीचर्ड एंड्रॉयड फोन पे ही एक्टिव है, वो एप्पल के फोन पे एक्टिव नहीं है और कोई दूसरे एंड्रॉयड फोन पे आप उसको नहीं कर सकते हैं। सो उस सिचुएशन में अगर आपको वो फोन मिली है तो आप दोनों एप्लीकेशन उस फोन से कर सकते हैं। आप अपनी PSW एप्लीकेशन भी वहां से कर सकते हैं और आप अपने डिपेंडेंट की भी ID चेक उस फोन से कर सकते हैं। सो यस, आप एक ही मोबाइल फोन से 2 ID चेक कर सकते हैं। उसके बाद है आपकी एड्रेस चेंज या पर्सनल डिटेल से रिलेटेड क्वेश्चन जो आप अपने PSW में करें या चाहे डिपेंडेंट के लिए करें। सो गाइज, अगर आपकी एड्रेस चेंज हुई है, अगर आपने काफ़ी एड्रेस चेंज किया है, तो आप जब अपना PSW या डिपेंडेंट एप्लीकेशन करें सो प्लीज़ अपनी प्रॉपर पोस्टल एड्रेस को डालें, क्योंकि जो आपकी BRP है वो आपके पोस्टल एड्रेस पे पोस्ट की जाएगी। सो अगर आपने रॉन्ग एड्रेस डाल दिया तो BRP जो है वो रॉन्ग एड्रेस पे डिलीवर कर दी जाएगी। तो आप NI में या NHS में ऑब्वियसली अपडेट कर दे अपने एड्रेस को, लेकिन जब आप अपनी एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप जब अभी जिस जगह पे रह रहे हैं उसकी डिटेल, उसकी एड्रेस को अच्छे से डालें ताकि BRP आपके सही एड्रेस पे पोस्ट की जाए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि ग्रेजुएट रूट मिलने के बाद क्या हम वापस से फर्दर स्टडी कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ग्रेजुएट वीज़ा मिल गई है यहाँ पे 2 इयर्स यूके में रहने के लिए, उस बीच में आप कोई ऐसी कोर्स नहीं कर सकते हैं जहाँ पे आपको कैश लेटर मिले। जैसे जब हम स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं अपना कोर्स, अपना मास्टर्स या PhD करने के लिए, तो हमें यूनिवर्सिटी कैश लेटर देती है। अगर आपके पास ग्रेजुएट वीज़ा है और आप वापस
से सोच रहे हैं कि कोई फर्दर स्टडी करे 1 साल की जिसमें आपको कैश लेटर मिल सकता है, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी से आपको कैश लेटर मिलती है तो आप वापस से स्टूडेंट वीज़ा के कैटेगरी में चले जाएंगे और आपसे ग्रेजुएट वीज़ा का जो स्टेटस है वो ले लिया जाएगा। तो आप वापस से यूके में स्टूडेंट वीज़ा में आ जाएंगे, जहाँ पे 20 ईयर्स वर्किंग आवर का कंडीशन हो जाएगा और आपको स्टूडेंट की जो फैसिलिटीज़ थी आपको वो प्रोवाइड की जाएगी। और ऐसा ना सोचे कि वो कोर्स होने के बाद आप वापस से ग्रेजुएट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते। ग्रेजुएट वीज़ा जो है वो वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पे एक बार जब स्टूडेंट वीज़ा के कैटेगरी में आ जाते हैं और वो पढ़ाई करने के बाद आप जब ग्रेजुएट वीज़ा ले लेते हैं, उसके बाद से आप चाहे जितनी भी पढ़ाई कर ले, आपको वापस से ग्रेजुएट वीज़ा नहीं मिल सकता है। सो आप कोशिश करें कि जब आप ग्रेजुएट वीज़ा में हैं तो आप शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोई कोर्स कर सकते हैं, बट प्रॉपर यूनिवर्सिटी की जो 1 साल की कोई कोर्स होती है वो आप नहीं कर सकते हैं। और अगर आप वो ऑप्शन चूज करते हैं तो आपके हाथ से ग्रेजुएट वीज़ा चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि क्या हम ग्रेजुएट वीज़ा में सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, क्या आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं? सो यस, आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं और आप अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है जो आप नहीं कर सकते हैं, वो है कि आप कोई स्पोर्ट पर्सन या कोच नहीं बन सकते हैं अपने ग्रेजुएट वीज़ा के वर्किंग कंडीशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था कि जो ग्रेजुएट वीज़ा हमें 2 इयर्स की मिलती है, क्या वो हमारे ILR में काउंट होती है? ILR हो गया मतलब इंडेफिनाइट लीव टू रिमेन के लिए, जो हम अपने PR अगर यूके में हम 5 साल 5 इयर्स रह जाते हैं तो फिर हम अपनी PR के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं यूके गवर्नमेंट के पास। सो ये जो 2 इयर्स है ये उसमें काउंट नहीं होता है। जिस टाइम से आपको यहाँ पे स्किल्ड वर्क वीज़ा मिल जाता है, आप टायर 4 से टायर 2 वीज़ा में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस टाइम से आपकी PR के लिए जो एप्लीकेशन है और वो जो टाइम फ्रेम है वो काउंट होती है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 साल यहाँ ग्रेजुएट वीज़ा लिया है और मान लीजिए एंड ऑफ ग्रेजुएट वीज़ा से पहले आपको किसी ने स्पॉन्सरशिप दे दी और आप टायर 2 में कन्वर्ट हो गए हैं, सो उस टाइम से लेकर आप 5 साल यहाँ पे अभी रहेंगे, उसके बाद आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एक्चुअली टोटली काउंट किया जाए तो 7 इयर्स के बाद ही आप अपनी ILR या PR के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, उससे पहले नहीं। ओके, सो जब अब अपनी एक और क्वेश्चन जो मुझसे पूछी गई है कि जब आप अपनी PSW एप्लीकेशन कर रहे हैं, जो मेन एप्लीकेंट है, वहाँ पे एक सेक्शन आता है जहाँ पे पूछता है कि क्या आपका डिपेंडेंट भी आपके साथ अप्लाई कर रहा है। सो आप जब वीडियो देखेंगे, मेरी वीडियो में वो नो है क्योंकि मेरे साथ कोई डिपेंडेंट एप्लीकेशन नहीं थी, लेकिन अगर आपके साथ आपका स्पाउस, आपके पार्टनर एज अ डिपेंडेंट है तो आपको वहाँ पे येस मार्क कर देना है, ठीक है। और जो डिटेल आपसे पूछा जा रहा है, होपफुली शायद आपकी पार्टनर की पासपोर्ट की डिटेल पूछी जाएगी, वो आप फिल कर दे वहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको IHS की पेमेंट या वीज़ा एप्लीकेशन की पेमेंट उसी एप्लीकेशन में करनी है, क्योंकि आपको अपने डिपेंडेंट के लिए एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे एक अलग से लिंक दी गई है, जो आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा। आपको वहाँ पे जाके वापस से एक अकाउंट क्रिएट करनी होगी अपने डिपेंडेंट के लिए और फिर आपको वो एप्लीकेशन शुरू करना होगा। सो जब आप अपनी एप्लीकेशन, जो मेन एप्लीकेंट है जो अपनी एप्लीकेशन कर रहा है, वो वहाँ पे उसको येस मार्क कर सकता है। अगर आप नो भी कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको एक अलग से सेपरेट अकाउंट क्रिएट करना ही पड़ेगा अपने डिपेंडेंट के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था कि NI नंबर PSW एप्लीकेशन के टाइम पे क्यों पूछा जाता है? क्या वो लोग हमारी बैंक स्टेटमेंट को मॉनिटर करते हैं या फिर वो लोग देखते हैं कि हमने 20 आवर्स काम किया है कि नहीं किया है? सो गाइज, फिजिकल वेरिफिकेशन तो कुछ भी नहीं होती है, ना आपकी एड्रेस की ना आपके अकाउंट की। लेकिन अगर आपने 20 आवर्स से ज़्यादा काम किया है और आपके बैंक स्टेटमेंट वो शो कर रहा है तो अभी तो नहीं, PSW में इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब आप आगे अपने वीज़ा स्पॉन्सरशिप वीज़ा के लिए जाओगे या फिर जब आप अपने ILR के लिए जाओगे, जब वो आपकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे निकाल के कि आपने यूके में क्या किया है, उस टाइम पे प्रॉब्लम होती है। सो इसीलिए आप NI नंबर दे, और अगर आपने 20 आवर्स से ज़्यादा स्टूडेंट टाइम में काम किया है तो उसका कोई रिकॉर्ड ना रखे, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और वो लोग कोई तरह का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। सो डोंट वरी, आपके PSW में NI नंबर से रिलेटेड कोई भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी।
तो और एक जो क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि अगर मेरी एप्लीकेशन रॉन्ग हो गई है डिक्लेरेशन से पहले ही, अगर आपको रियलाइज़ होता है कि आपने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इनपुट कर दी है, सो आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर ले अपने एक न्यू मेल आईडी के साथ और वापस से अपनी एप्लीकेशन को फ्रेश से स्टार्ट करें। ठीक है, सो आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं विथ न्यू ईमेल आईडी, क्योंकि एक बार जब आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड हो जाता है तो आप वो दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट कर ले और उस ईमेल आईडी के बेसिस में एक नया अकाउंट स्टार्ट कर ले, नया अकाउंट क्रिएट कर ले और फिर अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करें। लेकिन अगर आपने डिक्लेरेशन के बाद पेमेंट भी कर दी है और पेमेंट करने के बाद आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपका कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो गया है, सो मुझे लगता है कि इस बेसिस में आपको होम ऑफिस को डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहिए। बिकॉज मुझे जहाँ तक पता है रिफ़ंड तभी होता है जब आपकी वीज़ा रिजेक्ट हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ही कोई रिफंड आता है। अगर प्रॉब्लम आपके तरफ से हुई है या आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन इनपुट किया है, सो आई एम डाउटफुल कि वो लोग आपको पैसे रिफंड करेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली होम ऑफिस से बात कर लें एंड दे विल बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू फर्दर। ओके, PSW एप्लीकेशन में आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि वहाँ पे एक सेक्शन था जहाँ पे आपको आपके इंडिया का होम एड्रेस भी देना है। ठीक है, सो एक्चुअली वहाँ पे एड्रेस को लेके 3 पार्ट आएंगे। एक पहला पार्ट होगा जो आपसे पूछेंगे कि आप यूके में कहाँ रहते हैं, आप क्या रेंटेड घर में रहते हैं या फिर आप कोई अपार्टमेंट लेके रहते हैं या आपने घर खरीद लिया है। सो आपको उस बेसिस पे अपने यूके के एड्रेस को मेंशन करना है। अगर आप रेंट पे रहते हो तो आप रेंट में क्लिक करके और अपने यूके का पोस्टल एड्रेस दे दें। उसके बाद आता है सेकेंड पार्ट में कि क्या आपने 2 साल से बाहर, यूके से बाहर आप रहे हो। तो ऑब्वियसली अगर हम स्टूडेंट वीज़ा में आ रहे हैं तो हम 2 साल तो हमारा अभी तक हुआ नहीं रहता है यूके में। सो आपको वो मेंशन करना होगा कि हाँ, हम 2 साल से बाहर यूके में रहे हैं, जो कि इंडिया है या आपकी जो होम कंट्री है। तो आप वो मार्क कर दे और फिर आपको वहाँ पे आपके होम कंट्री का एड्रेस मेंशन करना होगा। उसके नीचे ही जस्ट एक ऑप्शन आएगा कि आप लास्ट कब तक वहाँ रहे हो। तो जब आपने अपनी होम कंट्री को छोड़ा था यूके आने के लिए, आपको वो डेट मेंशन कर देनी होगी। तो आप मेरे वीडियो में देखोगे जैसे कि मैंने 3 अक्टूबर 2021 को इंडिया छोड़ा था यूके आने के लिए, तो मैंने जो लास्ट डेट मेंशन की है कि मैं अपने इंडिया के घर में लास्ट 3 अक्टूबर 2021 तक ही रही हूँ। और उसके बाद एक थर्ड सेक्शन आएगा आपके अगर आप रेंटेड घर में हो तो वो आपसे आपके लैंडलॉर्ड का डिटेल्स भी पूछते हैं कि आपके लैंडलॉर्ड का क्या नाम है, नंबर है और उनका एड्रेस क्या है। तो अगर आपके लैंडलॉर्ड आपके साथ ही रहते हैं, जैसे जो कि मेरे केस में है, तो मैंने उनका डिटेल, उनका फ़ोन नंबर और यहीं का एड्रेस डाल दिया। अगर आपके लैंडलॉर्ड आपके साथ नहीं रहते हैं तो आप उनसे पूछ भी सकते हो, पूछ के एड्रेस डाल सकते हो। आप अगर उनको रीच नहीं कर सकते तो आप अपने घर का ही एड्रेस डाल दीजिए। दे आर नॉट गोइंग टू कॉन्टैक्ट योर लैंडलॉर्ड। मेरे लैंडलॉर्ड को तो उन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं किया था। ये सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो गैदर करते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। सो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। जितने भी क्वेश्चंस और कमेंट मुझसे पूछे गए थे, मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो में मैं वो सारे कवर अप कर लूँ। अगर अपार्ट फ्रॉम दिस स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। आपका सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर वीक एटलीस्ट 2 वीडियोज़ तो ज़रूर अपलोड करूँ। सो बाय बाय।